Good evening, all my SV atoms. How are you all? I hope all of you can hear me very properly. So, guys, once again, welcome back to today's video, जहां हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं. So, आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में we will be doing the details about the chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, क्या प्यार मोहब्बत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स की. इन दोनों के बारे में आज फुल ऑन स्टडी हम कर देंगे. ठीक है, चलो. सो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर मैं 2-3 चीजें जरूर बताना चाहूंगी जिससे शायद तुम्हारा इंटरेस्ट भी बन जाएगा इस लेक्चर को अटेंड करने में. ठीक है, देखो, जो आज के लेक्चर में मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगी मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि किसी भी शिफ्ट में सपोज करो किसी एक पेपर में लेट्स से किसी एक साल के एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में कोई पेपर आए. ठीक है, तो लेट्स से 6 शिफ्ट है, तो 6 शिफ्ट में से कम से कम 3 शिफ्ट में तो डेफिनेटली आज की क्लास से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात बोल सकती हूँ बिकॉज अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो तो थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्यूमुलेटिव क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना. ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं. मेरी इंट्रोडक्शन की जरूरत है तो बस इतना ही जान लो कि माय नेम इज साक्षी वोरा. ठीक है, कई जगह पर तुम्हें मेरा नाम साक्षी गनोत्रा से भी दिखाई देगा बट साक्षी गनोत्रा, साक्षी वोरा दोनों ही मेरे नाम है. ठीक है, और ये बाकी डिटेल्स मेरे बारे में आई हैव रिटन हियर. जो इंटरेस्टेड है कृपया करके एक बार यहाँ पर देख ले. ठीक है, ओके. सो या सुपर इंपॉर्टेंट थिंग यार, देखो अब से मेरे बहुत सारे प्लस पे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं. अप्रैल में हमने कोर्स कंप्लीट कर एक कोर्स हमारा अप्रैल में कंप्लीट होने वाला है. देन वी हैव अनदर कोर्स व्हिच इज कमिंग वेरी सून. सो दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन, जिन भी स्टूडेंट्स को मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने के बाद एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस फील होता है, उन सारे स्टूडेंट्स को अगर मेरी प्लस की क्लासेस अटेंड करनी है यू शुड डेफिनेटली बी इन फॉर दिस थिंग. ठीक है, मतलब जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ आई थिंक कहीं ना कहीं उससे थोड़ा ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप प्लस पे पढ़ाते हो बिकॉज वहां पर तुम लोग अपने लाइव मेरे साथ लाइव पढ़ोगे, जितने डाउट्स हैं आराम से पूछ सकोगे. सो दैट्स अ रियली गुड फीलिंग इन इटसेल्फ. सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं मेरी और जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहे हैं उन सबकी प्लस की क्लासेस अटेंड करने के लिए यू नीड टू टेक प्लस का सब्सक्रिप्शन. इट इज टोटली अप टू यू. अगर तुम्हें एक मेंटरशिप भी चाहिए साथ साथ, मतलब तुम पढ़ाई के साथ साथ चाहते हो कि एक मेंटर हमें थ्रू आउट आवर स्टडीज गाइड करे, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. ठीक है, पहले प्राइजेस के बारे में बता देती हूँ. अगर कोई बच्चा प्लस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदता है तो पर मंथ का प्राइस देखो पड़ता है 2,888. दैट्स इट. ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट. आई थिंक हर बच्चा इस अमाउंट को अफोर्ड कर सकता है. एंड अगर एक और बात बताती हूँ, अगर तुम लंबे सब्सक्रिप्शन लो, लेट्स से कोई बच्चा प्रेजेंटली ग्रेड 11th में आया है, ही और शी शुड डेफिनेटली गो फॉर 2 years का सब्सक्रिप्शन. अब प्राइस देखो और भी कम पड़ता है, जस्ट 2100 पर मंथ. ठीक है, अगर ये प्राइस किसी को भी ज्यादा लगता है यू कैन डेफिनेटली यूज द कोड साक्षी लाइव. इस कोड को यूज करके जो भी मेंशन प्राइस है उसका 10% डिस्काउंट हो जाएगा. सो यू हैव टू पे 10% लेस अमाउंट कंपेयर टू द अमाउंट्स जो भी यहाँ पर मेंशन्ड है. ठीक है, एंड ये अलग से स्लाइड है. दिस इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस. तुम लोग जिसमें भी इंटरेस्टेड हो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर ईदर प्लस और आइकॉनिक. दोनों अपने आप में द बेस्ट हैं एंड दोनों लिटरली वर्थ इट है. मतलब मैं अपना वर्ड तुम्हें दे सकती हूँ, आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन तुम्हें एक बार भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि काश ना लिया होता. ये फीलिंग जरूर आ सकती है कि काश जल्दी ले लिया होता, बट इस बात की प्रॉमिस है ऐसा कभी भी नहीं सोचोगे कि काश मैंने ना लिया होता. ठीक है, सो डोंट वरी, मैम तुम्हें गलत गाइड नहीं करती है. ठीक है, सो आई डोंट गाइड एनीथिंग रॉन्ग इन गलत तरीके से. अगर मैं बोल रही हूँ यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन, तुम फेथ करके कंटिन्यू कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ठीक है, चलो. सो आई टेल यू अबाउट द डाउट फीचर्स ऑल्सो इन बिटवीन द सेशन. पहले ये स्लाइड्स रिपीट हो गई हैं. ओके, सो 2-3 बार स्लाइड्स रिपीट हो गई, सो सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज का टॉपिक.
टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में याद है हम पढ़ के आए थे, क्या पता चलता है, क्या कोई सेल रिएक्शन होगी, क्या कोई भी रिएक्शन, क्या कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स बता देता है। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, क्या कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम सेल्स की बात करते थे, तो क्या जो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमने लिखी है, क्या वो फिजिबल है या नहीं है, क्या वो सेल बनेगा, क्या वो सेल चलेगा, क्या बल्ब ग्लो करेगा, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, उन सबका आंसर हमें कहां से मिलता है, उन सबका आंसर हमें मिलता है ग्रेड 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट भी है, एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, मान लो अगर सेल काम कर रहा है, लेट अस से हमने एक सेल बनाया, ये याद है ना हमने कल की क्लास में किया था, एक एनोड हो गया हमारा, एक कैथोड हो गया, है ना। कैथोड में हमने एक मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, उसको उस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, एनोड में मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, बल्ब लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये सेल बन गया। अब सेल जो भी वर्क करेगा, ठीक है, उसको मैं इलेक्ट्रिकल वर्क बोल सकती हूँ, बिकॉज देख लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। सो क्या मैं बोल सकती हूँ जो सेल ने इलेक्ट्रिकल वर्क जनरेट किया, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ के आए थे, दिस इज इक्वल टू N इंटू एफ इंटू ई सेल। अगर किसी को इस पॉइंट की डेरिवेशन नहीं आती है, वेट फॉर सम टाइम, थोड़े दिन बाद मैं ग्रेड 11th थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर करा दूंगी, वहां पर इसकी पूरी डेरिवेशन कर लेंगे। बट अभी फॉर टाइमिंग इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए, ग्रेड 11 से पढ़कर आए थे, कि अगर कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कैरी आउट हुआ, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कराया गया इस सेल के द्वारा, उस इलेक्ट्रिकल वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, विच विल बी इक्वल टू N इंटू एफ इंटू ई सेल। मेरी बात ध्यान से सुनो, लेट्स से हम साइंस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो दोनों जगह तुम W इलेक्ट्रिकल का मैग्नीट्यूड ले लो, N इंटू एफ इंटू ई सेल का मैग्नीट्यूड ले लो। अब कई बच्चों के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल ही नया है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को समझना है। N का पता है क्या मतलब है? N का मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल रिएक्शन। जो भी सेल में रिएक्शन हो रही है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर टेकिंग पार्ट इन द सेल रिएक्शन। बहुत सारे टीचर्स इस पॉइंट को स्किप करके फटाफट आगे बढ़ जाते हैं एंड बाद में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, मेरा कोई एसवी एटम प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत डिटेल में तुम्हें समझाती हूँ। तुमने देखा था, मान लो मैंने डेनियल सेल की बात करी, तो जिंक सॉलिड टूट रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था और किसमें कन्वर्ट हो गया था, Zn2+ में। मतलब एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, है ना। फिर क्या हुआ था, यही के यही 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर गए और रिडक्शन हुई और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। क्या ये बात सही है? अब ध्यान से देखो, अब पूछूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए थे पूरी रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे? बहुत सारे। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देती ना 2 और 4, तो बहुत सारे बच्चे 4 मार्क करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स छूटे थे, फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का घपला हुआ, है ना। बट ध्यान से सोचो, जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यार वही तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो पूरे सिस्टम में, पूरे सेल में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ? ओवरऑल सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। या अगर मैं मोल्स के टर्म में बात करूं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। क्या ये बात मानते हो? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला में हमने N लिखा था ना, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में जो मैंने N लिखा था, it is the number of moles of electrons which are involved in the cell reaction। एक सेल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, उसको बोलते हैं N। अब ये बात हम पहले से पढ़कर आए हैं, F क्या होता है, फैराडे। फैराडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी कई बच्चों को नहीं पता होगा, इट इज कंप्लीटली ओके अगर तुम्हें नहीं पता चीजें, बट जब मैं बता रही हूँ इसके बाद से यार याद रखना, बारी बारी इन चीजों को रिपीट करना मेरे लिए भी टफ होगा, है ना, फिर सिलेबस नहीं खत्म होगा। सो जो चीज एक बार बता रही हूँ, मेक श्योर वो नोट्स में तुम कहीं ना कहीं लिख लेना,
अदरवाइज इन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, हर चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, तो तुम कहोगे मैम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई साहब अब तुम मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज बता दो, तो तुम क्या करोगे, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम को मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 टाइम्स 10⁻23 से, है ना। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट आंसर बता देती हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 96500 कूलम। ये जो 96500 कूलम है ना, ये पता क्या है, दिस इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मैंने ले लिए, उन पे टोटल चार्ज कितना है, दैट इज 96500 कूलम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है, मतलब विदाउट फॉरगेटिंग आई वांट टू टेल यू दिस थिंग, एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम इसको भूलना मत। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फैराडे, फैराडे की यूनिट बताओ, तो इसका जो पूरा वैल्यू है दैट इज 96500 कूलम पर मोल। बहुत सारे बच्चे पर मोल नहीं बोलते हैं, समझो इस चीज को। 96500 कूलम पर मोल लिखने का मतलब 96500 कूलम्स डिवाइडेड बाय 1 मोल। तो क्या इसका क्लियर कट मतलब ये नहीं है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, 96500 कूलम। सो फैराडे की यूनिट इज नॉट 96500 कूलम, फैराडे का मतलब है 96500 कूलम पर मोल, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना, 96500 कूलम। ये बात सही हो गई। सो इस फॉर्मूला में n क्या है, f क्या है, ये दोनों समझ आ गए। अब E सेल क्या है, E सेल इज द EMF ऑफ द सेल। जो हम पिछली 3 क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि एक सेल का EMF क्या कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कैट का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। याद आ गया ना, बिल्ली में से अगर हम छोटी सी चींटी को माइनस कर देते हैं, ये हमारा ई सेल आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। अब एक और चीज बड़े ध्यान से देखते हैं, जिन बच्चों ने 45 डेज क्रैश कोर्स मेरे साथ अटेंड किया था, वहां पर मैंने एक चीज बोली थी। मैंने ग्रेड 11th की अभी केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत डिटेल में शुरू नहीं किया इस चैनल पर, ठीक है, बट हाँ इस चैनल पर मैंने 45 डेज का क्रैश कोर्स करा रखा है। जिनको थर्मो बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ वो क्रैश कोर्स देख लेना, ये वाले लेक्चर को समझने के लिए एनफ है। बट थर्मो की डिटेल वगैरह अभी हम नए बैच में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बात तुम्हें पता है, अगर हमारे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम कोई भी नॉन पीवी वर्क करता है, मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क करता है, जैसे पीवी वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन ये सब हो रहा है, अगर इनके अलावा कोई भी काम करता है सिस्टम, तो वो किसके इक्वल होता है, वो जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू द गिब्स फ्री एनर्जी। वो उसकी जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है, उस सिस्टम के पास जो भी फ्री एनर्जी अवेलेबल है, याद है ना हमने पढ़ा था थर्मो में, सिस्टम के पास जितनी भी फ्री एनर्जी अवेलेबल है दैट इज यूज्ड टू कैरी आउट नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, नॉन पीवी वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क, है ना। इसी को हम यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखो। क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क एक नॉन पीवी वर्क है, भाई कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन तो हो नहीं रही, सो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, ठीक है, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब मैं साइन कन्वेंशन को कंसीडर कर लेती हूँ और फाइनली मेरे पास ये 2 फॉर्मूला आ जाएंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे लेक्चर में आज हम इन फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन अब तक तुम्हें समझ आ गई होंगी, है ना। सो डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ माइनस लगाना है, मैंने साइन कन्वेंशन को कंसीडर कर रखा है। और अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, डेल्टा जी इज माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल। ये दोनों फॉर्मूला आज रटे रटाए दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए। These 2 फॉर्मूला आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। पूरे लेक्चर में हम इन फॉर्मूला को बारी बारी यूज करेंगे, समझ आ गया। एक बार आंखें बंद करके रिवाइज करो, डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल। क्या ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। 2 फॉर्मूला हमने सीख लिए, दोनों ही एक जैसे हैं, तो कंफ्यूजन की बात होनी नहीं चाहिए। आगे करते हैं।
अच्छा, ये नोट्स तुम्हें पसंद आ रहे हैं? मैंने कहा था कि मैं प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स तुम्हें दे दूंगी। इनसे पढ़ने के बाद लिटरली यही फीलिंग आई है कि मैंने मतलब कि हमने खुद लिखे हैं, जबकि लिखे मैंने। ठीक है, तो देख लो मैम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती है। सो एक चीज प्लीज मेरी माना करो, चाहे तुम इस सेशन को लाइव देखते हो या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड सेशन को ज्यादा स्पीड पे देखते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, यू कैन स्टडी द वे यू वांट, है ना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट माना करो, हर सेशन को बनाने में, हर सेशन को लेने में मेरी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, सो आई हैव वन छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज इन सेशंस को शेयर किया करो। ठीक है, ये चैनल ऐसा है जिसपे मतलब दिन रात मतलब तन मन धन से मैं इस चैनल पर मेहनत कर रही हूँ। सो इफ यू कंसीडर मैम की मेहनत एज समथिंग गुड, तो प्लीज मेक श्योर मेरा हर एसवी एटम इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो। ठीक है, मतलब यार यहाँ पर मैं पूरी दिल से केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू अटेंड दीज लेक्चर्स, राइट। सो व्हाई डोंट यू डू द सेम थिंग फॉर अदर्स ऑल्सो, कि अगर तुम शेयर करोगे तो शायद दुनिया के हर कॉर्नर पर बच्चों को इतनी प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, जहां पर पूरा जेई मेन और एडवांस का मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज यार मेरी ये रिक्वेस्ट मानना, शेयर कर देना इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, हाँ तुम्हें पसंद आए तो तुम लाइक किया करो, नहीं पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दिया करो, इट इज टोटली अप टू यू। बट अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, सो यू नो व्हाट टू डू, है ना। प्लीज शेयर द सेशन, द चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, सो एक बात बताओ, हमने थर्मोडायनेमिक्स में जब भी बचपन से लेके आज तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी की बात करी, हमेशा 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 हम स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ही लेते थे। अब यहाँ पर जब हम डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, तो स्पॉन्टेनिटी का पीछा तो हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। सो यहाँ पर अब मैं तुम्हें 3 केसेस बताऊंगी। कैसे पता चलेगा कि सेल रिएक्शन होगी, कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, कैसे पता चलेगा कि सेल रिएक्शन नहीं होगी, धीरे धीरे इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। थिंग नंबर 1, केस नंबर 1, मान लो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। समझते जाना एक चीज बड़े ध्यान से। मान लो मेरे पास एक सेल है, ठीक है, जैसे यहां पर जिंक है, यहां पर ZnSO4 बना दिया मैंने, यहां पर मैंने CuSO4 बना लिया, और यहां पर मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड डाल दी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, ध्यान से समझो। मान लो इस पूरे सेल रिएक्शन का, ये पूरी सेल चल रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हमने एक सेल रिएक्शन लिख दी। इस सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेट्स से नेगेटिव आ गई। थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चला कि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है। अब फॉर्मूला हम रट कर आया ना अभी थोड़ी देर पहले, डेल्टा जी इज -n इंटू एफ इंटू ई सेल, अभी अभी हम रट कर आए हैं, है ना। या डेल्टा जी नॉट भी ले सकते हो, डेल्टा जी की बात भी कर सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव होंगे। फैराडे मैंने बोला था इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड थिंग, 96500 कूलम पर मोल, ये भी पॉजिटिव है। तो यहां मतलब डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए ई सेल को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। तो अगर किसी सिस्टम का, अगर किसी सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इतनी बात अपने दिमाग में क्लियरली बिठा लेना, दैट मीन्स उस सेल का ई सेल पॉजिटिव आएगा। इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी सेल का, ये सेल बना दिया, अगर किसी सेल का ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो सेल चलेगा, द सेल विल वर्क। क्यों? डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी मतलब सेल चलेगा। और सेल चलने का मतलब पता है क्या, कि अगर एनोड बनाया तुमने और कैथोड को कैथोड बनाया, तो बड़े आराम से सेल चलेगा, बड़े आराम से बल्ब ग्लो करेगा, बड़े आराम से रोशनी फैलेगी। क्या ये बात समझ आ गई? इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। तरीका नंबर 1, मान लो किसी सेल का ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी सेल नेगेटिव आएगा, मतलब सेल स्पॉन्टेनियस होगा,
सेल स्पॉन्टेनियस होगा मतलब रिएक्शन होगी, बल्ब जलेगा, रोशनी फैलेगी। मतलब एनोड एनोड है, कैथोड कैथोड है और रोशनी फैल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, केस नंबर 2, अब ध्यान से देखना, केस नंबर 2 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2 कहता है अगर किसी सेल रिएक्शन का, जो सेल ओवरऑल सेल रिएक्शन है उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, ये अभी अभी मैंने सिखाया ना, डेल्टा जी इज -n इंटू एफ इंटू ई सेल। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है वो तभी पॉसिबल है अगर ई सेल नेगेटिव आ रहा होगा। क्या ये बात मानते हो? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल काम नहीं करेगा। मतलब कहने का ये कि सेल चल नहीं रहा, मतलब रोशनी फैलेगी नहीं, बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो देखो अगर ई सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, बल्ब नहीं चलेगा। एक लाइन मैंने छोटी सी यहाँ पर लिखी है जो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगी। दिस लाइन इज सुपर सुपर गुड लाइन फॉर टुडेज लेक्चर। सेल नहीं चल रहा, ठीक है, बट अगर मान लो मैंने एनोड को कैथोड बना दिया और कैथोड को एनोड बना लिया, मतलब एनोड और कैथोड को आपस में इंटरचेंज कर लिया, भाई साहब फटाफट फटाफट सेल रिएक्शन हो जाएगी, बल्ब जलेगा, मतलब पूरे रूम में रोशनी फैलेगी। देखना अगर एनोड और कैथोड को मैंने इंटरचेंज किया, द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। बहुत लोगों के ऊपर से गया होगा, तो मैं दोबारा धीरे धीरे इस चीज को समझाती हूँ, धीरे से समझाती हूँ। मान लो मेरे पास कॉपर और यहां मैंने लिख दिया CuSO4, ये मैंने लिख दिया कॉपर, बल्ब लगाया मैंने ना, यहां ले लिया जिंक, यहां ले लिया ZnSO4 और ये मैंने लगाया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इस रिएक्शन से हम पता है कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अब मैंने ना कॉपर को एनोड बना दिया और जिंक वाले को मैंने क्या बना दिया? कैथोड। मैंने ऐसा बना दिया, जबरदस्ती मैंने कॉपर को एनोड बनाया, जिंक वाले को कैथोड बना दिया। मैं क्या कह रही हूँ, कौन सी रिएक्शन हो? मैं कह रही हूँ कॉपर की होनी चाहिए ऑक्सीडेशन और जिंक की होनी चाहिए रिडक्शन। मैं ये कराना चाह रही थी, तो मैंने जो सेल रिएक्शन कराई वो करा दी कॉपर प्लस Zn2 प्लस टू फॉर्म जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ये हमने सेल रिएक्शन बनवाई। जब मैंने ये सेल रिएक्शन बनवाई तो पता चला यार इस सेल रिएक्शन का ई नॉट क्या आ रहा है? नेगेटिव। अगर इसका ई नॉट नेगेटिव है तभी तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, है ना? और अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नहीं चलेगी, बल्ब नहीं चलेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर इसको मैंने पलटी मारी, ओवरऑल सेल रिएक्शन पलटी मारी, तो हमारा ई नॉट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे ही ई नॉट पॉजिटिव हुआ, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब अगर तुमने कॉपर वाले को एनोड बनाया और जिंक वाले को कैथोड बनाया, रिएक्शन नहीं चल रही है, इन दोनों को इंटरचेंज करो। जब इंटरचेंज करोगे तो ई नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर पहले ई नॉट नेगेटिव था तो अब ई नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ई नॉट पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। बात समझ आ गई? सो दो कंडीशन मैंने तुम्हारे सामने क्लियर कर दी है। कंडीशन नंबर 1, अगर ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है मतलब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा, सेल बहुत अच्छे से चलेगा। एनोड एनोड रहने दो, कैथोड कैथोड रहने दो, वाह भाई वाह, सब सही है। केस नंबर 2, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रहा है वो तब आएगा जब ई नॉट नेगेटिव होगा, और ई नॉट नेगेटिव है मतलब सेल काम नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। अगर बल्ब को जलवाना है तो एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड बनवा दो, ई नॉट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा नेगेटिव, रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कमिंग ऑन टू द थर्ड केस, लास्ट केस, विच इज ऑल्सो सुपर सुपर गुड एंड सुपर इंपॉर्टेंट। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो मतलब ई सेल 0 होगा, मतलब रिएक्शन किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। डेल्टा जी की वैल्यू 0 का मतलब ही यही होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, तो मतलब ई सेल भी 0 होगा, रिएक्शन आ जाएगी इक्विलिब्रियम में। इसके बारे में विस्तार, ऐसे ही लिखते हैं ना, विस्तार, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लेक्चर में इक्विलिब्रियम की कहानी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक की सारी चीज क्लियर है, तो अब फटाफट से एक काम कर दो। ये मतलब लगभग 8-9 साल पुराना क्वेश्चन है, बट स्टिल इसको करके दिखाओ और आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए। AI ट्रिपल ई मतलब उस जमाने में
क्या कहते हैं, जेई मेन और एडवांस नहीं हुआ करता था, एआई ट्रिपल ई और जेई का पेपर हुआ करता था। सो तब तुम्हें पेपर में दिखेगा एआई ट्रिपल ई और आईआईटी जेई लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो उस जमाने का क्वेश्चन है, बट एक बार जरूर करके देखो, ट्राई करो। तब तक लेट मी चेक अगर सब कुछ सही चल रहा है। हाँ जी, चल तो सब कुछ सही रहा है। फटाफट से बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए। आया आंसर? एनीवन हु गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज चैट्स में आंसर लिखते चलो। जो इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देखेंगे, प्लीज मेरे आंसर करने से पहले कहीं पर साइड में ABCD में से कुछ मार्क कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि क्या आंसर्स तुम्हारे आते भी हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Zn2+ से जिंक, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, हमें यूज ही वही करने होते हैं। निकल 2+ से निकल एंड Fe2+ से Fe, ठीक है, तीनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, -0.76, -0.23 और -0.44, ठीक है। अब यार कई बार ये नेगेटिव वाली वैल्यूज हमारे समझ में नहीं आती है, जिनको आ जाती है समझ बहुत बढ़िया, जिनके समझ नहीं आती है उनको एक और तरीका बताती हूँ। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो क्या मैं बोल सकती हूँ जिंक से Zn2+, निकल से निकल 2+ एंड Fe से Fe2+ की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उल्टा कर दिया, ये हो जाएंगी 0.76, ये हो जाएंगी 0.23 और ये हो जाएंगी 0.44। ऐसे समझ आता है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आता है तो भी तुम्हारी श्रद्धा भावना है, जैसे करोगे बढ़िया है, ठीक है। द रिएक्शन X प्लस Y पे 2+ इज गोइंग टू फॉर्म X पे 2+ प्लस Y। वो बोल रहे हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होनी चाहिए, मतलब कौन से कपल के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। सॉरी, तो सीधा बोल रहे हैं कि किन दो कपल के बीच में सबसे ज्यादा प्यार होगा, किन दो कपल्स की शादी कराओगे तो वो खुश रहेंगे। सिंपल इतनी सी बात पूछ रहा है और कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर किसी कपल में है ना शादी कराने के बाद वो खुश रहने चाहिए, वो तभी खुश रहेंगे, मतलब उनकी रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब ΔG0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। यार शादी तभी स्पॉन्टेनियस है ना अगर ΔG0 की वैल्यू नेगेटिव है, वो तभी पॉसिबल है अगर E0 सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। E0 सेल पॉजिटिव आना चाहिए हमारा, समझ गए। अब ध्यान से देखो, पहले में उसने दिया है Fe और मतलब X को लिख दिया Fe प्लस Zn2+, एक एक करके मैं तुम्हें सारे दिखा देती हूँ। Fe2+ प्लस Zn, देखो तुम्हें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीट थिंग, बस समझने की कोशिश करो। Fe अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी कितनी टेंडेंसी है, 0.44, है ना। जबकि जिंक अगर Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसकी टेंडेंसी है 0.44, जबकि जिंक अगर ऑक्सीडाइज होता तो उसकी टेंडेंसी थी 0.76। तो ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पर अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा होता, जैसे Fe अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसकी टेंडेंसी है Fe से अगर Fe+2 बन रहा है तो ये सिर्फ 0.44 बनाना चाहता है, मतलब कंपेयर टू Zn और Fe, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसकी होनी चाहिए, Zn की। तो ये कपल में तो शादी कराएंगे तो स्पॉन्टेनिटी नहीं आएगी। आगे देखना, यहां पर कह रहे हैं X अगर ऑक्सीडाइज जिंक और निकल की प्रेजेंस में, देखना इन दोनों में से, बस ऐसे ही करके देख लो, इन दोनों में से जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी टेंडेंसी है 0.76, ये सही है। निकल और जिंक में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी, जिंक की, तो बी मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। बाकी फिर भी सी और डी चेक कर लेते हैं। निकल और Fe में से X हमें ऑक्सीडाइज करना है ना, निकल ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या Fe, एक बार देखना, निकल है 0.23 और Fe है 0.44, तो यार Fe होना चाहेगा, इस कपल की भी शादी हम नहीं कराएंगे। सेम चीज फोर्थ में लगा के देखो, निकल और जिंक में से कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, निकल थोड़ी ना होना चाहेगा, जिंक की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो निकल और जिंक में से जिंक की ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। जबकि यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला में लिखूं तो जिंक की रिडक्शन करा रहे हैं, ये भी गलत है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, या तो तुम सारी सेल रिएक्शंस को लिखो फिर E0 सेल निकाल के देखो जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो आंसर आएगा, या इस तरीके से करो, या सिंपल इस तरीके से कर लो, इनका E0
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो, फिर कंपेयर कर दो कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो जो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा उसको एक्स बना देना, बस आंसर आ गया। समझ आ गया? सो दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज से 8-9 साल पुराना क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कर डालो। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये जेई का क्वेश्चन है, मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2009 का। इसको हम जिस दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेंगे वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इन केस आज टाइम बचता है देन ऑल्सो आई विल कंसीडर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अदरवाइज इस क्वेश्चन को एज योर होमवर्क क्वेश्चन यू ऑल हैव टू ट्राई। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताना चाहूंगी। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल यू वन सुपर सुपर इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से 98% जनता गलत आंसर लाती है। 98% स्टूडेंट्स बिल्कुल ही गलत आंसर लाते हैं एंड देन दे फील सो प्राउड कि उनका आंसर ABCD में से मैच भी करता है, जबकि वो आंसर एकदम गलत होता है। सो मेरा कोई एसवी एटम उस जेई के बिछाए हुए जाल में नहीं फंसेगा जहां पर जेई वाला तुम्हें अंदर से उकसाता है कि ए मार्क कर दो, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। तुम उस जाल में नहीं फंसोगे, और तुम उस जाल में ना फंसो इसलिए आई विल टीच यू वन सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, बड़े ध्यान से समझना। पहले एक छोटी सी चीज समझ लो, याद है हमने थोड़े दिन पहले जब फर्स्ट या सेकंड लेक्चर किया था तो मैंने बताया था कि जो ई नॉट ऑफ सेल है या फिर ई सेल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो तुम बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, आप तो हर जगह लिखते हो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैट माइनस ई नॉट ऑफ एड। अगर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती तो हम उसको ना तो ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, बट आप तो कितने दिन से लिखते आ रहे हो ई सेल इज ई नॉट ऑफ दिस माइनस ई नॉट ऑफ दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो या तो मैंने तुम्हें शुरू में गलत बताया या मैं आज गलत बता रही हूँ, है ना। कुछ तो मतलब होल है, कुछ तो लूप होल है जहां पर चीज क्लियर नहीं हो रही है। तुम्हें पता है जब मैं ई सेल को लिखती हूँ ई नॉट ऑफ दिस माइनस दिस, आई एम नॉट एक्चुअली एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग ई सेल। हम कभी भी ई सेल को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, वी आर नेवर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ई सेल। हम पता है किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम डेल्टा जी नॉट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो मैंने यही रिएक्शन लिखी जिंक प्लस कॉपर 2+ टू फॉर्म Zn2+ प्लस कॉपर। ठीक है, यही डेनियल सेल वाली रिएक्शन लिख ली मैंने, ध्यान से समझना। अगर मैंने एनोड की रिएक्शन लिखी, सोचो एनोड की मैंने क्या रिएक्शन लिखी थी, जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म Zn2+। कैथोड की मैंने क्या रिएक्शन लिखी थी, आई सिंपली राइट कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बनाएगा कॉपर, है ना। एक एनोड एक कॉपर, एक एनोड एक कैथोड। अब यार दोनों एनोड और कैथोड के लिए मैं डेल्टा जी की वैल्यू लिख सकती हूँ ना, आई कैन राइट डेल्टा जी फॉर एनी रिएक्शन, हाफ सेल के लिए भी फुल सेल के लिए भी। क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा जी नॉट, इस रिएक्शन को मैंने रिएक्शन नंबर 1 कह दिया, डेल्टा जी नॉट इज माइनस n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल, यही फॉर्मूला लगा सकती हूँ। लिखना n कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं 2, सो -2 इंटू एफ, एंड इसको लिख देती हूँ ई नॉट। इस सेल का ई नॉट निकालना, इफ आई फाइंड आउट द ई नॉट ऑफ सेल तो इट विल बी ई नॉट ऑफ Zn से लेके Zn2+। सही बात है, मैंने लिख दिया। अब क्या करो, नीचे वाले के लिए भी लिखो डेल्टा जी नॉट 2 इज इक्वल टू -n, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं 2, -2 इंटू एफ। यहाँ पर भी ई नॉट किसका लिख दो, रिडक्शन हो रही है तो कॉपर 2+ से लेकर कॉपर का लिख सकते हो, है ना। अब एक काम करो, इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर दो, तो जब तुम दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हो अब तुम फाइनली लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल इज -n इंटू एफ इंटू ई ऑफ सेल, ये बात लिख सकते हो। अब लिखना -n कितना 2, ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे थे 2 इंटू एफ, यहां पर मैंने लिख दिया ई सेल, ये लिख सकती हूँ मैं। सोचो जब मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर रही हूँ, ये तो बचपन से पढ़ते आए ना कि गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी एनर्जी का फॉर्म एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ
I can simply say delta G naught of cell is delta G naught 1 plus delta G naught 2. दोनों के गिब्स फ्री एनर्जी को सम कर दो, दैट विल बी गिविंग यू द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. अब इसको सब्स्टिट्यूट करना, व्हाइट पेन से लिख लेती हूँ. माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, यहां से लिखो, सॉरी, माइनस 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, यहां पर लिखना माइनस 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट, Zn से Zn2 पॉजिटिव, माइनस 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर. क्या ये बात समझ आ रही है? ध्यान रखो, यहां मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है, यहां रिडक्शन. ये सारी चीज सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए बता रही हूँ, कोई भी पेपर में पूछेगा नहीं. माइनस टू एफ को कॉमन ले लो, हर जगह माइनस टू एफ को कॉमन ले लो. क्या बन गया? ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर प्लस ई नॉट जिंक से Zn2 पॉजिटिव. साइंस का ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीडेशन है, यहाँ रिडक्शन. बट मैंने तुम्हें सिखाया कि हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करेंगे. So E naught of Zn2 forms Zn2 positive is minus of E naught of Zn2 positive to Zn, है ना. इसको सब्स्टिट्यूट करना, मतलब इसको उल्टा लिखना. सो आ जाएगा E naught of कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस E naught of Zn2 पॉजिटिव से जिंक. क्या ये वही रिएक्शन नहीं आगे जो हम शुरू से करते आ रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एंट. बिल्ली में से चींटी का माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा E naught ऑफ द सेल. अबे यार, अब दिमाग दौड़ा कि हम बचपन से लेके आज तक 4 लेक्चर्स हो गया, मैं यही सिखा रही हूँ. ई नॉट किसी भी सेल का कैसे निकालते हैं? कैट में से एंट को माइनस कर दो, कैथोड माइनस एनोड कर दो, यही कराते हैं ना. हम एक्चुअली ई नॉट को ऐड या ई नॉट को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम हमेशा डेल्टा जी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेयर एज ई नॉट या ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो क्या ये चीज अब क्लियर हो गई? अगर मान लो तुम्हें किन्हीं 2 रिएक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर रखो कि हम ई नॉट को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट डेल्टा जी नॉट को फुल ऑन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्या ये बात सबको समझ आ गई? इज दिस क्वेश्चन, आई मीन इज दिस टॉपिक, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बुक्स में इतनी डिटेल में तो क्या कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, ये समझा रही हूं मैं तुम्हें ताकि मतलब बेसिक से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रट्टा मारने की कभी जरूरत ना पड़े. ठीक है, सो मतलब फाइनली मैं कंक्लूड कर लेती हूँ. जहां ई नॉट ने सहारा नहीं दिया, ठीक है, वहां हमेशा सहारे के लिए कौन आएंगे? भगवान, जिनको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. वो फ्री है, भगवान हर एक के लिए फ्री होते हैं. बस दिल से याद करने की बात है. अगर तुम्हें पता चल जाए कि भाई साहब इस क्वेश्चन में ई या ई नॉट हमें धोखा देगा, तो उनको टच ही मत करो. बस हमेशा परमात्मा को, डेल्टा जी नॉट को याद रखो. वो फ्री है, हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फ्री है, वो हमेशा उत्पन्न हो जाएंगे. बस तुम्हें याद करना आना चाहिए, दिल से याद करना आना चाहिए. ठीक है, आगे करते हैं. अब क्यों मैंने ये सारी कहानी बताई? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन के ट्रैप से बचना है. समझो, मान लो कभी भी कोई ओवरऑल सेल रिएक्शन तुम्हें दे रखी है. सपोज कोई एक ओवरऑल सेल रिएक्शन तुम्हें दे रखी है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है. फाइनल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन इज स्टिल प्रेजेंट इन द फाइनल सेल रिएक्शन. वहां पर कभी भी तुम ई नॉट को ऐड या सब्ट्रैक्ट मत करना. वहां पर भगवान का सहारा लेना है, डेल्टा जी नॉट का सहारा लेना है. ठीक है, अब जिनको ये लाइन समझ नहीं आई, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरा. सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर मी, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा. एक मैंने ना हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है. कॉपर 2+ अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर प्लस बनाता है, इसकी ई नॉट वैल्यू है 0.15. ठीक है, एक और सेल रिएक्शन है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बनाता है, इसका ई नॉट हमें दे रखा है 0.34. मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर बनाएगा तो बताओ इसका ई नॉट कितना होना चाहिए. करके देखो. मान लो मैंने तुम्हें कुछ ना सिखाया होता, आई वुड लेट्स से कि मैंने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं सिखाया, ये जी नॉट, ये बकवास चीजें तो सिखाई नहीं है. अब मुझे सोच के बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे. What do you think you would have written the answer for this question? मान लो अभी भगवान को याद नहीं करना, गिब्स फ्री एनर्जी का सहारा मत लेना. वो तब लेंगे जब मैं कहूंगी.
अभी के लिए लेट्स से कि हम सिंपल ई नॉट की टर्म्स में बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या आंसर होना चाहिए? सोच के बताओ। एक सेल रिएक्शन दे रखी है, इसका ई नॉट, एक और हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, इसका ई नॉट। अगर पूरी सेल रिएक्शन का ई सेल निकालना होता है तो हम जनरली क्या करते हैं? तुम मुझे कहोगे मैम एक काम करो, हमें कॉपर प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन को उल्टा कर दो। कॉपर प्लस क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर 2+। तो जब इसको उल्टा करोगे ई नॉट पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -0.15, है ना। और तुम कहोगे मैम इसको ऐसे ही रहने दो, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बनाएगा? कॉपर, इसकी वैल्यू एज सच रहने दो 0.34। फिर तुम कहो यार मैम आप दोनों को ऐड कर दो, सिंपली थर्मोडायनेमिक्स में किया था ना हेसेस लॉ, वही है। दोनों को ऐड करोगे, कॉपर 2 प्लस कट जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यू गेट कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो तुम यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू ऐड दीज टू ऑल्सो, सो तुम्हारा आंसर आना चाहिए था 0.34 माइनस 0.15। सॉल्व करते तो तुम कहते मैम आंसर आ गया, है ना, यही तो सिखाया था हमने, यही आ गया आंसर। बट तुम एक बात बताओ, मैंने लिखा था अगर कभी भी ओवरऑल सेल रिएक्शन, इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखाई देगा, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन में एक अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे तो इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पर गलती से भी ये मत लगा देना दिस विल बी 100% फॉल्स, इट विल बी 100% रॉन्ग। वापस मैं बोल देती हूँ, अगर एक रिएक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में है, वहां फुल ऑन मतलब बिल्कुल चौड़ में आके ई नॉट वाला फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक ऐसी सेल रिएक्शन तुम्हें गिवन है जहां पर फाइनल इक्वेशन में, फाइनल सेल रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे गया, भाई साहब वो अकेला इलेक्ट्रॉन भूत की तरह है, वो एक वो चुड़ैल होती है ना, चुड़ैल की तरह, एक आत्मा की तरह है, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने ई नॉट का फॉर्मूला लगा दिया, हुक्का गलत हो जाएगा क्वेश्चन, भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे को फिर मत कहना, ठीक है। अगर कभी भी फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, भाई साहब उसको चुड़ैल मान के, उसके उल्टे पांव होते हैं, उसको चुड़ैल मान के दूर भाग जाना, ठीक है। वहां पर सिर्फ परमात्मा को याद करना है, गिब्स फ्री एनर्जी को याद करना है, उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आगे बात समझ। अब इस क्वेश्चन को ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, तो अब कर कैसे सकते हैं वो मैं बताती हूँ। ये मैंने करके दिखाया था, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे कर नहीं सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम विस्तार में चर्चा भी करते हैं, ठीक है। फिर तुम मुझे क्वेश्चन भी करके दिखा देना, बट पहले मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। कॉपर 2+ अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है टू फॉर्म कॉपर प्लस, एक काम करते हैं ना, जो भी डेटा इसने दे रखा है इस डेटा को मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं तुम्हें यही डेटा यहाँ पर गिवन है, मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ध्यान से। उसने कहा है कॉपर 2+ अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? कॉपर। तो इसका डेटा दे रखा है 0.15 वोल्ट, ई है ये, ई सेल है ना, ई नॉट सेल है। चलो अगर कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसने बनाया कॉपर, तो इसका ई नॉट हमें दे रखा है 0.34 और उसने मुझसे पूछा क्या है? उसने पूछा है कॉपर प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनाएगा, अब तुम्हें मुझे इसका ई नॉट सेल निकाल के बताना है। यू हैव टू टेल मी द ई नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन। पहली बात, जिसकी उसने ई नॉट पूछी है, क्या उसके अंदर एक चुड़ैल है? क्या उसके अंदर भूत प्रेत आत्मा है? बाबा जी को याद करो, बिल्कुल गिब्स फ्री एनर्जी को याद करो, परम पूज्य परमात्मा को याद करो, डेल्टा जी लगाओगे, ई सेल लगाओगे तो तुम्हारी बस खैर नहीं, फिर तुम देखना फंस जाओगे, ठीक है, चुड़ैल के जाल में। तो यहाँ पर ई सेल लगा देते, मतलब डेल्टा जी लगा देते हैं। पहले तो मुझे ये रिएक्शन बनानी आनी चाहिए, तो इसको देख के कैसे बनाऊंगी? कॉपर प्लस मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, अरे यहाँ पे कॉपर प्लस था, कॉपर प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो लिख दो कॉपर प्लस अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा कॉपर 2+, तो इस रिएक्शन का ई नॉट कितना हो गया? -0.15। जैसे पहले किया था वही मैं कर रही हूँ, और यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर। इसका ई नॉट कितना है? 0.34 वोल्ट, सही है ना। अब एक काम करो, दोनों रिएक्शंस को तुम ऐड कर दो, तो कॉपर प्लस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा,
इसका ई नॉट हमें निकालना है। ये बात सही है? तो यहाँ पे ई नॉट को सोचने की बजाय लिखो डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। यहाँ पर एन कितना है? 1 है ना, देयर इज जस्ट 1, सो -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ इस पर्टिकुलर सेल का, इस पर्टिकुलर सेल का ई नॉट यहाँ पर लिख देते हैं। चलो ये एक काम कर दो, ई नॉट सेल की जगह वैल्यू ही सब्सटीट्यूट कर लो ना। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये कितना हो गया? -0.15, -0.15, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा जी नॉट लिखो माइनस एन, एन कितना है यहाँ पर? 2, ध्यान से देखो यहाँ पर एन 2 है, सो -2 इंटू एफ, इसका ई नॉट कितना है? 0.34। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट लिखो, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या होगा? -n, यहाँ पर भी n 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तीनों के मैंने डेल्टा जी नॉट जी नॉट जी नॉट लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड करके थर्ड इक्वेशन लगाइए ना, तो इन दोनों को ऐड करो, इट शुड बी इक्वल टू द थर्ड वन। यहाँ कर लेते हैं ऐड, सो कितना हो गया? -1 इंटू एफ इंटू -0.15 प्लस इसको भी कर दो -2 इंटू एफ, कितना हो गया? 0.34 इज इक्वल टू -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। क्या ये बात सबको समझ आ गई? एफ 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 हर जगह काट दो, सॉल्व नहीं करना, सो सिंपली लिख सकते हो 0.15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 टाइम्स 0.34 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 0.34 माइनस 0.15, कितना आ गया? 0.68 माइनस 0.15, 0.53 वोल्ट्स। दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ गया? ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था जिसको मैंने थियरी की फॉर्म में तुम्हें समझाया, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई एडवांस एक बार, बट मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें सारी जो जितनी भी उसके पीछे की कहानी थी सब कुछ सिखा दिया, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा क्वेश्चन किया तो मैंने एकदम भर भर के तुम्हें सिखाया है। बस तुम्हें पता करना आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं यार, देखो ये जो भगवान जी है ना, ये जो डेल्टा जी नॉट है, ये जो हमारे परम पूज्य परमात्मा है, डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी, ये हर जगह लग जाते हैं, ठीक है। बट अगर हर क्वेश्चन को इतने लंबे तरीके से करोगे तो फिर यार अब हर छोटी छोटी चीज में भगवान को याद करोगे कि आ जाओ जेई करा दो, तो भगवान भी एक टाइम पे कहेंगे मैं नहीं आ रहा, है ना। तो हर छोटी छोटी रिएक्शन के लिए नहीं करना यार, ये फिर लंबा प्रोसीजर बन जाता है, ठीक है। अब पहचानना आना चाहिए कि किन रिएक्शंस के लिए भगवान को याद करना है, किन रिएक्शंस के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट लगा लेना है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें 1 2 3 कभी कितने भी अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब आत्मा है वहां पर, भूत प्रेत है, चुड़ैल है, तो भगवान को याद कर लेना। और अगर कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही, कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा, भाई साहब आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर भी कर रखा है। देखना ये कितना प्यारा छोटू सा कर रखा है मैंने, मेरी हैंडराइटिंग ब्लैक बोर्ड में ना ज्यादा ही आ जाती है। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। ये जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है, एक बार फटाक से क्वेश्चन कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन करके बता दो। जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है, क्विक। फटाफट फटाफट सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द हाफ सेल्स रिएक्शन। नीचे ना हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, Mn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ई नॉट दे रखा है, और यार देखो इसने ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये नहीं कि मैम अगर खाली एक रिएक्शन का लिखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये वाली हरकतें मत कर देना। ये ई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या कहते हैं, ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये नहीं कि मैम इस रिएक्शन का ई नॉट हो जाएगा 1.51 डिवाइडेड बाई 2, बहुत सुन लोगे नहीं तो। और यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है, क्या रखा है, जो ओवरऑल रिएक्शन है ये, इसमें तुम मुझे बताओ कि क्या ये सेल रिएक्शन होगी या सेल रिएक्शन नहीं होगी, और उसका पोटेंशियल कितना। हाय राम, ये जेई का क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही तुम कटपट कर सकते हो, क्या चिल-पिल क्वेश्चन है। देखना कह रहा है ई नॉट नेगेटिव है और फिर भी सेल रिएक्शन होगी। इस भाई को कोई समझाए, इस भाई ने ना बॉर्नविटा में, दूध में बॉर्नविटा डाल के पी लिया था, तो इसको लगा बॉर्नविटा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर ई नॉट नेगेटिव होता तो सेल रिएक्शन विल नॉट अकर ना। कैसी बात कर रहे हो यार,
ए और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। बस हमें दिमाग लगाना है, द रिएक्शन विल नॉट अकर, इतना तो हमें पता है रिएक्शन नहीं होगी। बस ये पता करके बताओ कि ओवरऑल ई नॉट कितना होगा इस रिएक्शन का। अब जितने समझदार इंसान है इसको डेल्टा जी नॉट से भी करके देखो, ई नॉट से भी करके देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डू द क्वेश्चन विद बोथ डेल्टा जी नॉट एज वेल एज ई नॉट का मेथड, अपने आप आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट द आंसर सेम फॉर बोथ द ऑप्शंस। करके देख लो, बेशक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। करो और मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखते हैं, करें। ये देखो Mn+2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म मैंगनीज, इसका ई नॉट है -1.18 वोल्ट। सही बात है। और फिर क्या हुआ, Mn+3 अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है Mn+2, इसकी ई नॉट है 1.51 वोल्ट। अब तुम कहोगे मैम हमें भूत प्रेत तो दिख नहीं रहा, भूत प्रेत देखना तो सिखाओ। सिखाती हूँ, देखना देखना। मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए, मुझे रिएक्शन चाहिए जहां पर Mn+2 एक Mn में कन्वर्ट हो और एक Mn+3 में कन्वर्ट हो। Mn+2 हैज टू बी कन्वर्टेड टू Mn एंड Mn3+। तो देखना यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। हियर वी आर हैविंग 3, वहां पर वी आर हैविंग 2। तो मुझे Mn+2 तो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, जबकि Mn+3 मुझे और Mn भी मुझे राइट हैंड साइड पे ही चाहिए। तो एक काम कर देते हैं, जो सेकंड वाली रिएक्शन है इसको पलट देते हैं। जस्ट पलटोफाई द सेकंड रिएक्शन। तो अगर इसको पलटेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Mn+2 ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन और बनाएगा Mn+3, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.51, है ना। और ऊपर वाला क्या है, Mn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट होगा Mn में, इसकी वैल्यू है -1.18 वोल्ट। ठीक है ना। अब एक काम करो, क्या करना है तुम्हें, 2 Mn+2 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखी। हाँ, मुझे इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना है ना, तो एक काम करो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई, एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं करोगे और दोनों सेल रिएक्शंस को ऐड कर दोगे तो फाइनल सेल रिएक्शन में एक भूतिया एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ई नॉट वाला मेथड तो नहीं लगा सकते, है ना। अब मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो याद रखना ई नॉट 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ई नॉट को 2 से मत मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, 2 और 1 3, सो 3Mn+2, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से कट गए, क्या बन गया, मैंगनीज +2Mn+3। चलो ये तो समझ आ गया। तो मैं ये लिख सकती हूँ, इसका 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट, इसका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू इसका डेल्टा जी नॉट, मतलब 1 2 3 कर दो। क्या ये बात समझ आ गई। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, डेल्टा जी नॉट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ 2, है ना। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -n/f/e सेल। तो f को तो मैं हर जगह भूल रही हूँ, माइनस 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 होता है उसको भी मैं भूल जाती हूँ। डेल्टा जी नॉट 3 को लिखना, तो -n/f/e सेल, या तुम चलो कर लो, n लिख लो, यहाँ पे n कितना है 2, ठीक है, माइनस लगा दो इंटू f, और इसका ई नॉट कितना दे रखा है -1.51 इज इक्वल टू 2 तो है, माइनस n कितना है, डेल्टा जी नॉट 1, इसके लिए डेल्टा जी नॉट, एक गलती हो गई यार, गिव मी अ सेकेंड, इरेजर। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े ध्यान से लिखना, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े ध्यान से लिखना। पहले इसका लिख लेती हूँ 2, ये कितना हो गया -n, n कितना इस रिएक्शन का 2, इंटू f इंटू ई नॉट सेल कितना -1.51, समझ आ गया, प्लस माइनस n कितना इसका 2 इंटू f इंटू ई नॉट सेल कितना -1.18। तो यहां से डेल्टा जी नॉट को निकाल लेना, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। अब एक बार डेल्टा जी नॉट निकाल लोगे ना, ठीक है, तो यहां से डेल्टा जी नॉट तुम्हारा आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये पता तो चल ही गया कि सेल रिएक्शन विल नॉट बी नेगेटिव। डेल्टा जी नॉट को -NF सेल से इक्वेट कर देना। फाइनली यू विल बी गेटिंग द आंसर। मेरे को आंसर याद नहीं है, अगली क्लास में बता दूंगी दोनों में से क्या आंसर आया था, कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके ओके ओके, टाइम हो चुका है। सो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
अगली क्लास में हम नर्स्ट इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन की डिटेल के बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर सबके लिए बहुत यूजफुल था। ये थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लिंक था ना, अगर ये लिंक तुम्हें समझ आ गया तो नर्स्ट इक्वेशन ऐसे बच्चों वाली कहानी बन जाएगी, ठीक है। बस ये डेल्टा जी नॉट और ई नॉट वाली जो कहानी सिखाई थी, वो कहानी इस चैप्टर की सुपर सुपर इंपॉर्टेंट कहानी थी, ठीक है। ओके चलो, सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। अब अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू अटेंड माय एज वेल एज जितने भी टीचर्स हैं उन सबकी प्लस की क्लास अटेंड करना चाहते हो, यू नीड टू हैव सब्सक्रिप्शन। जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, you can use the code Sakshi to get 10% discount on the prices which are mentioned in the app. जो भी प्राइस ऐप पर मेंशन है, अगर उसका 10% डिस्काउंट चाहिए, यू कैन यूज द कोड साक्षी, ठीक है। मेरे SV आइटम्स को तो कोड यूज कर ही लेना चाहिए अगर तुम सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले हो, फाइन। ओके, एंड दिस इज माय अनअकैडमीज ID 4R2704। इस पे मेरी सारी स्पेशल क्लासेस होती है, तो अगर तुम्हें मेरी स्पेशल क्लास भी अटेंड करनी है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम यहाँ से अटेंड कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आया होगा सो मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। हर एक को पता चलना चाहिए कि इस अनअकैडमी एटम्स चैनल पर मतलब पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जेई मेन और एडवांस लेवल की, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर योरसेल्फ एन SV atom, you are yourself a subscriber to our channel, as well as you share the channel with all your friends, okay। चलो, so thank you very much, take care, bye bye।